हेलो लर्नर्स, हम स्टार्ट कर चुके हैं ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न में अभी तक हमने जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम करेंगे गंगा नदी तंत्र, क्योंकि गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर उत्तरी भारत का बहुत कुछ निर्भर करता है। निर्भर क्यों करता है? गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं पूरे के पूरे उत्तरी भारत को सिंचित करती हैं, और जो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है जिसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, उसको बनाने में सबसे अहम योगदान गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जब भी आप लोगों से नदियों के बारे में पूछा जाता है तो या तो आप लोगों से तंत्र पूछा जाता है या फिर किसी एक स्पेसिफिक नदी के बारे में पूछा जाता है, या जब हम उसकी बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की तो उसमें आप लोगों से जो नदियों के उद्गम स्थल है और जो उसके मुहाने हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, मेनली जो आपके उद्गम स्थल वो पूछे जाते हैं। तो आज हम मुख्यतः 3 नदियों के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। क्योंकि जब हम गंगा नदी की बात करते हैं, इसके अपवा तंत्र की बात करते हैं, तो इसमें इन 3 नदियों का महत्वपूर्ण नाम आता है। बाकी सारे के सारे इसकी क्या है, आपकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, परंतु फिर भी अगर आपको ये लगता है कि जी नहीं, उसके ऊपर भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर वैसे भी आप लोगों को इसकी जो उद्गम स्थल वाली है उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरे कमेंट बॉक्स में एक PDF मिल जाए, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, उस चीज को आप आसानी से पढ़ लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गंगा नदी से। गंगा, जब गंगा का नाम आता है तो हमारे मन में एक ही चीज आती है कि सबसे पवित्र नदी। ठीक है, पवित्र नदी इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे पुराण हैं उसके अंदर एक चीज बोली जाती है कि जितने भी पाप हमने किए हैं उसको धोने का काम गंगा करती है। और ये मानते हैं कि पुराने काल में जब हम महाभारत की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आती है कि गंगा पहले धरती के ऊपर नहीं होती थी, धरती के ऊपर उसको भगीरथ लेके आया था। और जब आप महाभारत को देखोगे तो उसमें एक चीज दिखाएंगे कि जी गंगा का एक पुत्र था जिसको हम भीष्म बोलते हैं। ठीक है, तो भीष्म है, भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद जब आप उसकी महाभारत की स्टोरी देखोगे तो बार बार वो जाके कहता है, हे माँ मैं बड़ा चिंतित हूँ, व्यथित हूँ। बहुत सारे आप लोगों को गंगा के बारे में चीजें सुनने को मिलेंगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि घरों के अंदर भी हम गंगा के पानी को लेके आते हैं, कहते हैं जी गंगा जल लेके आओ। जब भी कोई भी काम कार्य होता है शुद्धि का तो उस कंडीशन में गंगा जल छिड़का जाता है। ठीक है, तो गंगा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और एक आप ये कह सकते हो कि ये कोई वरदान ही है कि गंगा के पानी को, गंगा नदी के पानी को चाहे आप लोग कितने ही लंबे समय तक रखे रखो तो वो कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए गंगा नदी का जो अध्ययन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को पता भी होगा, कुंभ का मेला जो 12 साल में लगता है वो गंगा नदी के ऊपर ही लगता है। और ये मानते हैं कि उस कुंभ के मेले में अगर आप नहाते हो तो उस कंडीशन में आपके पाप धुल जाते हैं। जैसे कि अभी पिछले साल 2024 के अंदर वाराणसी के अंदर लगा था, तो उसमें पता नहीं कितने लोगों ने डुबकियां लगाई है। बहुत सारे लोग, श्रद्धालु लोगों ने डुबकियां लगाई है। ठीक है, परंतु जब हम इसकी दूसरी चीजें देखते हैं, कहां से निकलती है, इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, कहां से जाती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, गंगा। गंगा नदी का जो बांग्लादेश है उसमें इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है जी पद्मा किसका दूसरा नाम है, तो गंगा नदी का है, वो बांग्लादेश के अंदर। कि बांग्लादेश में जब जाओगे तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है पद्मा, तो उसके मिलने के बाद इसका नाम पद्मा रखा जाता है बांग्लादेश में। इंडिया में चाहे कहीं पर भी हो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वह है गंगोत्री हिमनद है, गढ़वाल हिमालय के अंदर। भागीरथी जो एक गोमुख है वहां पर ये दिखाई देना प्रारंभ करती है। उसके बाद ये देवप्रयाग के अंदर आती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलके यह गंगा के रूप में जानी जाती है। मतलब जब हम
ऊपर देखते हैं तो ऊपर 2 नदियां होती है, एक अलकनंदा एक भागीरथी। वो दोनों आके देवप्रयाग के पास आके मिलती हैं, तो वहां से गंगा नदी कहलाना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद वे फ्लो करती हुई हरिद्वार से होते हुए उसके बाद नीचे आओगे तो उसके बाद ये पूरी बहती हुई इंडिया के अंदर, उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर गिर जाती है। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है लगभग 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए इसको भारत की सबसे लंबी नदी बोलते हैं। जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना कि गंगा नदी है 2525 किलोमीटर। इसकी कुछ एक सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों को कैसे याद करोगे आप, एक दाहिने किनारे की तरफ, एक बाएं किनारे की तरफ। फर्स्ट है बाएं किनारे की तरफ रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये ऐसी है जो इसके बाहिने किनारे के ऊपर आकर मिलती है, और इसमें से मोस्टली कोसी, जिसको हम बिहार का शोक भी बोलते हैं, बड़ी फेमस है। घाघरा, इसकी अपने की इंपॉर्टेंस है। तो इन नदियों के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद जो राइट या दाहिने किनारे के ऊपर है उसमें यमुना, जो इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उसके अलावा टॉन्स और सोन, ये नदियां हैं जो इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे मोस्टली जिस भी राज्य में से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन पूरे प्रदेश में जो खेती होती है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसके लिए ये क्या करती है, पानी उपलब्ध करवाती है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, जब हम स्पिरिचुअली देख लेंगे, आध्यात्मिक रूप से देखेंगे, तो उस कंडीशन में भी गंगा का बहुत ज्यादा हमारी लाइफ के अंदर क्या है, एक स्थान है। हम हमेशा जैसे कि हरिद्वार में नहाने जाते हैं और नहाने जाते हैं, तो उस कंडीशन में अभी सावन के महीने में कांवड़ लेके आएंगे, तो उस कंडीशन में भी गंगा का एक अहम, उसमें आप ये कह सकते हो कि उसमें गंगा ही मुख्य होती है। ठीक है, इसलिए गंगा नदी की पूरी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। उसके बाद पद्मा का नाम आता है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पर जाने के बाद ब्रह्मपुत्र इसके अंदर मिल जाती है, जिसके बाद इसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद है बंदरपुर श्रेणी में। वहां से जो गंगा और यमुना के लगभग पास जो आपके सोर्स हैं, उद्गम स्थल है, वो पाए जाते हैं, जिसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6400 मीटर के आसपास है। मतलब ये समुद्र तल से लगभग 6400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, साथ साथ, एक बिल्कुल साथ साथ पैरेलल में दोनों नदियां चलती हैं। और ये दोनों नदियां, दोनों क्या, ये जो नदियां हैं, इनका एक अलग अलग रीजंस है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। तो उस तरह से हम इसको आगे जब और डिटेल में पढ़ेंगे फीचर्स में, तब इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 1376 किलोमीटर है। मतलब यमुनोत्री हिमनद से लेकर इलाहाबाद के पास ये है क्या बोलते हैं उसको, देवप्रयाग। वहां पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है वाराणसी में। तो वहां तक इसकी जो कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर है। इसकी जो लेफ्ट या बाहिने किनारे की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें हिंदौन, टॉन्स और गिरी के नाम आते हैं। ठीक है, और जो राइट साइड के ऊपर है दाहिने किनारे पर चंबल, सिंध और बेतवा और केन, ये नदियां हैं जो इसके दाहिने सिरे की सहायक नदियां हैं। यमुना की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यमुना क्या है, यमुना बहुत सारे क्षेत्र में सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाती है। इवन हरियाणा के अंदर पश्चिमी यमुना कैनाल, आप ये मान के चलो लगभग पूरे हरियाणा को पानी उपलब्ध करवाती है
पश्चिमी यमुना कैनाल हरि के बैराज से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ये नदी क्या करती है, आपका पानी उपलब्ध करवाती है। और बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं वह भी इससे पानी प्राप्त करती हैं। अपनी जितनी भी अशुद्धियां हैं वो इन नदियों में डाल देती हैं। तो इन नदियों में बड़ी समस्या भी है, आप साफ सफाई की बोल सकते हैं। तो इस कंडीशंस में इनके अंदर अलग अलग क्या चलाए हुए हैं, प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा माइंड से निकल गया, गंगा के अंदर है क्लीन गंगा, नमामि गंगे, इस टाइप के प्रोजेक्ट चले हुए हैं कि गंगा को साफ किया जाए या साफ रखा जाए। ठीक है। उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका अंगसी चीमा युंगडुंग ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, चीन में, वहां से निकलती है। चीन में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 1600 किलोमीटर हिमालय के पैरेलल चलती है, बहती है। उसके बाद क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश में ये तीव्र मोड़ लेती है। एक वहां पर दिहांग गर्त है, वहां से ये इंडिया के अंदर एंट्री करती है। इंडिया के अंदर एंट्री करते ही इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानना प्रारंभ कर देते हैं। असम इसका मुख्य राज्य है जहां पर ये सिंचित करती है, बहुत ज्यादा सिंचित करती है। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश है या जो पूर्वी भारत है वहां पर इससे सिंचाई की जाती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं। और असम के अंदर तो ये कहते हैं कि एक वहां पे मांजुली द्वीप है जो कि आप ये कह सकते हो कि बहुत वहां पर जीवन पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जहां पर जीवन पाया जाता है वो द्वीप है। और यहां पर नदी क्या करती है, छोटे छोटे क्या होता है कि टापू बना लेती है, जिसको हम एक शब्द आता है गुम्फित नदी, उसको हम क्या बोलते हैं, असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम गुम्फित नदी भी बोलते हैं। क्योंकि उसमें क्या होती है, ऐसे करके मान लो कि ये रिवर का बेड है, ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके ये अलग अलग टापू हो गए, ऐसे करके पानी ऐसे करके फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके कैसे भी जाएगा, ये बीच में ये आइलैंड हो गए सारे के सारे। तो इस प्रकार से जब नदी बहती है उसको गुम्फित बोलते हैं। और यहाँ पर एक जो मांजुली द्वीप है उसका मैंने आप लोगों को बता दिया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, उसके बाद यह बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है, जहां पर इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, नेपाल सांगपो, भारत ब्रह्मपुत्र। जैसे ही यह बांग्लादेश में एंटर करती है इसको जमुना के नाम से जानते हैं। उसके बाद गंगा नदी जो कि किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा और जमुना आपस में मिलके उसके बाद इसको मेघना के नाम से जानते हैं। मेघना, जहां पर जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, पद्मा मतलब गंगा नदी आपस में मिल जाएंगी। मिलने के बाद इसको जमुना बोलते हैं। और विश्व का बहुत बड़ा डेल्टा बनाने के बाद ये जो नदियां हैं समुद्र में, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें गिर जाती है। ठीक है। ये तीनों नदियां बेसिकली इसमें ये जो इसकी बाहिने किनारे की जो मुख्य जो आपकी सहायक नदियां हैं, सुबनसिरी, दिबंग, लोहित, बुरी दिहांग और धनसारी, ये है। राइट जो आपका दाहिने सिरा है उस पे मनास, केमंग, कोपिली, संकोस और तिस्ता, ये है। ठीक है। आप लोगों से ये जो क्वेश्चंस है मेरे को अभी भी ध्यान है, एक यूपीएससी क्वेश्चंस में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आपको एक ग्रुप बना के दे दिया गया, तो आप लोगों को ये जो इसकी सहायक नदियां हैं इसका नाम याद होना चाहिए। अब इन तीनों नदियों को हम एक समराइज रूप में देखते हैं कि ये नदियां जब तक पर्वतीय भाग में रहती है तो बहुत ज्यादा
अपर्दन करती है, बड़े बड़े गर्त बनाती है, घाटियां बनाती है। जैसे ही मैदानी भाग में आती है वैसे ही इनकी स्पीड कम हो जाती है। वहां पे क्या करती है, जैसे कि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो जमा कर देती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इनकी स्पीड कम होती रहती है, तो ये एक उपजाऊ मैदान बनाती रहती है और लास्ट में जाके एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। और ये नदियां जहां से भी जाती हैं वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। यही एक रीजन है कि हम उत्तरी भारत के मैदान को ग्रेन स्टोर भी बोलते हैं। वो इन्हीं रिवर की वजह से है, अनाज का कटोरा इसी वजह से है, क्योंकि ये नदियां क्या करती है, ये नदियां यहां पर उपजाऊ मिट्टी लगातार बिछाती रहती है, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है कृषि के ऊपर। बहुत सारे जो उद्योग हैं वो इनके ऊपर आधारित होते हैं, क्योंकि ये पानी की सप्लाई भी करते हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लो, ताकि उनको भी ज्योग्राफी से संबंधित जानकारी मिलती रहे। मैं अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, सुधर जाएंगी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इसमें कुछ और सजेशंस आप लोग मेरे को दे सकते हो तो मोस्ट वेलकम। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।